हेलो गाइस, वेलकम बैक इन टुडेज सेशन। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है प्रेपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेपोजिशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेपोजिशंस इंग्लिश स्पीकिंग में कितना इंपॉर्टेंट है। ये ग्रामर का तो पार्ट है ही है, लेकिन जब हम इंग्लिश को लंबे समय तक बोलना चाहते हैं, मतलब अगर आपको कोई स्पीच देनी है, तो वहाँ पर प्रेपोजिशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनको अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दो नाउन्स और दो प्रोनाउंस के बीच में रिलेशन बताया जा सके। दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेंसेस ही बोलेंगे, हम सिर्फ बी व भी बोलेंगे, हैज़ हैव ही बोलेंगे। इंग्लिश भाषा एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में हर टॉपिक का अपना इंपॉर्टेंस होता है। और अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो सभी टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप जब भी इंग्लिश बोले तब आप अलग अलग टॉपिक का इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छी बना सके। सो दैट इज़ वाई टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेपोजिशंस। स्पोकन की दृष्टि से हम सीखेंगे कि कैसे हम उन्हें इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामर में तो आते हैं, आई डू अग्री, लेकिन ग्रामर में हम क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं। हम खाली स्थान मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पढ़ते हैं कि कौन से एग्जाम के हिसाब से कौन से ब्लैंक में कौन सा आएगा, और हम चेंज द सेंटेंसेस के हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन हम प्रेपोजिशंस को जो है हम स्पोकन की दृष्टि से पढ़ेंगे। तो मैं आगे जाऊँ उसके पहले आपको एक बात समझा दूं कि अगर मान लो मैं कुछ कैटेगरी वाले वाक्य बोलता हूँ, जैसे मैंने कहा कि पेन टेबल पर है, मेरा पर्स बेड के नीचे है, मेरा पर्स बेड के नीचे है, मटके में ठंडा पानी है, मैं रोड के सामने खड़ा हूँ, मैं रोड के सामने खड़ा हूँ, मैं रोड के सामने खड़ा हूँ, तारे आसमान के ऊपर हैं, तारे आसमान के ऊपर है, शेर मेरी ओर आ रहा है, शेर मेरी ओर आ रहा है, मैं मुंबई से हूँ। अब ये जो मैंने कुछ सेंटेंसेस बोले, इनमें आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेपोजिशंस लग रहे हैं। किसी में ऑन लग रहा है, तो किसी में आपका फ्रॉम लग रहा है, किसी में टूवर्ड्स लग रहा है, किसी में इन फ्रंट ऑफ लग रहा है। तो ये जो कैटेगरी मैंने जो वाक्यों की कैटेगरी आप देख रहे हैं, इन सभी में कोई ना कोई प्रेपोजिशन है जो कोई जगह बता रहा है, कोई टाइम बता रहा है, कोई डायरेक्शन बता रहा है। तो यही होता है प्रेपोजिशन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेपोजिशन को वैसे तो हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक, जो रिलेशन बताता है उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। फिर भी मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दी है। ये डेफिनेशन आप चाहो तो एक दो बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ऐसे शब्द होते हैं, कौन ऐसे शब्द होते हैं? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले, अब आपको सबको पता है नाउन किसी का नाम होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, राहुल, रमेश, और प्रोनाउन उसकी जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। तो ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आते हैं। मतलब ये हमेशा जब भी आएंगे तो ये जो किसी नाउन होगी उसके पहले आएंगे। जैसे यहाँ बिहाइंड आया है, तो ये होटल एक नाउन है, इसके पहले आया है। उन नाउन और प्रोनाउन का वाक्य में दिए गए दूसरे शब्दों के साथ संबंध क्या है वह बताते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है, माई होम इज बिहाइंड दिस होटल। मेरा जो घर है वो इस होटल के पीछे है। सेंटेंस क्या बोल रहा है? मेरा जो घर है वो इस होटल के पीछे है। तो यहां पर ये जो प्रेपोजिशन आता है ये नाउन के पहले आया और इस नाउन का या इस प्रोनाउन का रिलेशन इससे बताता है। इसको ऐसे समझो कि दो वस्तुओं के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, ये दिखाता है प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, माई होम इज बिहाइंड दिस होटल। माई होम मतलब मेरा घर कहाँ पर है? इस होटल के पीछे। ये बिहाइंड वर्ड लगाने से दोस्तों, ये वाला वर्ड लगाने से ये क्लियर हो गया कि जो घर है वो किसके पीछे? होटल के। मान लेते हैं अगर ये शब्द हटा दिया जाए, अब इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? माई होम इज दिस होटल। मतलब अगर आपने यहाँ से ये वाला वर्ड हटा दिया, प्रेपोजिशन नहीं लगाया, तो देखो कैसे वाक्य का जो है अर्थ का अनर्थ हो रहा है। माई होम इज दिस होटल, मतलब मेरा घर ही होटल बन गया है। अब मेरा घर होटल बन जाएगा तो आप लोग भी आ जाओगे रहने के लिए, बोलोगे सर होटल है, किराए से दे दो। लेकिन नहीं, घर तो घर होता है। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पर बिहाइंड लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? बिहाइंड लगाया जाता है, तो समझ में आता है कि मेरा घर कहाँ पर है? इस होटल के पीछे है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको हटाकर अगर मैं यहाँ पर ऑन लगा दूं
तो यहाँ पर समझ में आता है कि माई होम इज ऑन दिस होटल, मतलब इस होटल के ऊपर मेरा घर है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं इन फ्रंट ऑफ, मैंने क्या लगा दिया, इन फ्रंट ऑफ, एक प्रीपोजिशन होता है उसका नाम होता है इन फ्रंट ऑफ। तो यहां पर इसका मतलब होता है माय, जो मेरा घर है वो होटल के सामने है। तो एक बात आपको समझ में आ रही है कि दोस्तों की प्रेपोजिशन हम जो लगाएंगे उसके हिसाब से इस सब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का मीनिंग बदल जाएगा। तो इसीलिए प्रेपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर एग्जांपल देखिए, मैंने यहां पर कहा डॉली इज इन द कार। अब यहां पर देखिए ये वाला प्रेपोजिशन लगा हुआ है इन, तो डॉली कहाँ पर है, डॉली की पोजीशन है कि डॉली कार में बैठी होगी, मतलब कार में है मतलब ओबियसली कार में बैठी है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये प्रेपोजिशन का हमें नॉलेज नहीं हो या हम नहीं लगाना जानते हो, तो सेंटेंस क्या बनेगा, डॉली इज द कार। आप देखो कितना गलत हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया ना दोस्तों, कि वाइल स्पीकिंग इंग्लिश आपने बोला डॉली तो कार है, जबकि कहना क्या चाहते हो, डॉली इज इन द कार। बोल क्या बैठे, डॉली कार में है। तो अल्टीमेटली ये समझने की कोशिश करना है आपको कि प्रेपोजिशन जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो दो नाउन्स को जोड़कर एक सेंटेंस का सही मीनिंग बताते हैं। दैट इज वाई जितने भी प्रेपोजिशंस होते हैं वो सब हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर प्रेपोजिशन अच्छे से नहीं आएंगे तो समझ लो कि बेड़ा गर्क हो जाएगा और आपको बहुत दिक्कत आए। इसीलिए जो आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, हमारा जो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स हैं, इनमें हम बहुत डिटेल में पढ़ाते, डीप में पढ़ाते, प्रत्येक टॉपिक हम अच्छे से समझाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से हमने इसको हटा दिया है। नाउ गाइस यू लुक एट द बोर्ड, और यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो प्रेपोजिशन बेसिकली होते हैं इनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, दूसरी कैटेगरी है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, और तीसरी कैटेगरी है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। आपको एक बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि किसी एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल इन तीनों कैटेगरी के लिए किया जा सकता है। बस जो प्रेपोजिशन यहाँ पर स्थान दिखा रहा था वो यहाँ पर डायरेक्शन दिखाएगा और वो यहाँ पर टाइम दिखाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये जो एट है यहाँ पर देखेंगे, ये एट जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी दिखा रहा है और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी दिखा रहा है, 2 जगह आ गया है। इसका मतलब एक प्रेपोजिशन के मल्टीपल यूसेज हो सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? एक चीज़ के अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि घर में जो कढ़ाई होती है, पैन जिसे हम बोलते हैं, कढ़ाई देखी होगी आपने। अब उस कढ़ाई का इस्तेमाल हम पूड़ियाँ तलने के लिए भी करते हैं, सब्जी बनाने के लिए भी करते हैं, हम नाश्ता बनाने के लिए भी करते हैं, हलवा अगर आपने खाया हो फेमस इधर एरिया में तो उसके लिए भी करते हैं। तो एक कढ़ाई का, एक पैन का उपयोग हम मल्टीपल काम के लिए कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रेपोजिशंस होंगे ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ भी आया था यहाँ कैसे आ गया। एक प्रेपोजिशन कई बार अलग अलग कंडीशंस में इस्तेमाल होता है, यही तो याद रखना है। सो दैट इज़ वाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जब हम प्रेपोजिशंस अभी स्टार्ट करेंगे तो जब भी हम कोई एक प्रेपोजिशन लेंगे उसके सारे इस्तेमाल एक साथ देख लेंगे ताकि डबल रिपीटेशन ना हो। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम उनको रखते हैं ऐसे प्रीपोजिशंस जो स्थान बताते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेस, जब हम किसी स्थान के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें याद होना चाहिए पता। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं घर पर हूँ, तो घर एक स्थान है, तो क्या लगाओगे, आई एम एट होम। क्या बोलोगे, आई एम एट होम, तो ये एक स्थान हो गया। तो ये जो कुछ प्रेपोजिशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं देखिए आप, जैसे अपोजिट है, बिहाइंड है, एट है, इन है, ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं, स्थान दिखाते हैं। उसी प्रकार प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे जो डायरेक्शन दिखाते किसी और इशारा करते हैं, किसी दिशा की ओर इशारा करते हैं। जैसे टूवर्ड्स का मतलब होता है मेरी ओर, टू का मतलब होता है की ओर या तुम्हारी तरफ, फ्रॉम मतलब होता है से। जैसे बोलते हैं ना कि मैं इंदौर से हूँ, तो एक स्थान दिखा, डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, आई एम फ्रॉम इंदौर, तो ये प्लेस भी हो गया। लेकिन डायरेक्शंस के लिए जैसे मैं टूवर्ड्स को बताऊँ तो कैसा दिशा दिखाएगा, आई एम कमिंग फ्रॉम, ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, वो मेरी ओर आ रहा है, तो यहाँ समझ में आ रहा है, ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम मतलब ऐसे प्रेपोजिशंस जो टाइम दिखाते हैं। जैसे इनका इस्तेमाल आप साल के पहले करते हैं, अब बोलते हैं 2015 से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस, तो सिंस लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं। मैं 2020 में इंदौर जाऊँगा, आई विल गो टू इंदौर इन 2020।
तो इन का इस्तेमाल हम महीने के पहले करते हैं, साल के पहले करते हैं। एट का इस्तेमाल हम टाइम के पहले करते हैं, जैसे आई गेट अप एट 2 o'clock। तो इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ऑन, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, अमंग, बहुत सारे होते हैं। कम से कम 40 से 50 प्रपोजिशंस होते हैं। हम रोज 3 से 4 5 कवर करेंगे हर क्लास में और कवर करेंगे। आज भी हम कुछ प्रपोजिशंस में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कंसेप्ट था, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू। प्रपोजिशन दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन, और उनका मीनिंग सही करता है। अगर वो नहीं लगेंगे तो मीनिंग गलत हो जाएगा, मीनिंग निकलेगा ही नहीं, और वो 3 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। नाउ लेट्स गो गाइस, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया बेसिक नॉलेज ऑफ प्रेपोजिशन। अब जो प्रेपोजिशन, हम जो पहला प्रेपोजिशन हम ले रहे हैं, हम लेते हैं, हम एक एक प्रेपोजिशंस को पूरा डीप में पढ़ेंगे। इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाता है भाई। हमारी जो क्लासेस, इसकी पहचान ही है कि ग्रामर तो कवर होता ही है, स्पोकन तो कवर होता ही है, ग्रामर भी सिखा देते हैं। चलिए, हम आज जो पहला प्रेपोजिशन ले रहे हैं वो है ऑन। तो मैंने यहाँ पर ऑन लिख दिया, तो ऑन हमारा हो जाएगा प्रेपोजिशन। इस ऑन का मतलब होता है पर। क्या मतलब होता है? पर। अब सबको पता है कि ऑन का मतलब पर होता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। हिंदी मीनिंग पर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ समझने की दृष्टिकोण से हमने लिखा है, वरना ऑन का मतलब भी पर होता है, अपॉन का मतलब भी पर होता है, एट का मतलब भी पर होता है, ओवर का मतलब भी पर होता है, और ऑन टू का मतलब भी पर होता है। तो ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई। अगर हम पर को फिक्स कर देंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए कन्फ्यूजन हटाने के लिए हमने अलग अलग कंडीशंस याद रखनी। तो यहाँ पर जो मैंने इसका मीनिंग पर लिखा है, इट्स ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि आप इसे समझ जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ऑन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो ऑन का जो पहला इस्तेमाल होता है, दैट इज, पहला इस्तेमाल होगा आपका डे के पहले। जितने भी दिन के नाम होते हैं उनके पहले हमें लगाना होता है ऑन। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, वरना एक बार अगर आप माइंड कर लेंगे, ध्यान से देख लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने बोला कि मैं मंगलवार को तुमसे मिलूंगा। मैंने एक वाक्य बोला कि मैं मंगलवार को तुमसे मिलूंगा। इस सेंटेंस में देखिए दोस्तों, विच इज द सेंटेंस इज वेरी सिंपल। मैं मंगलवार को तुमसे मिलूंगा। अब यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है। चूंकि प्रेपोजिशन को मैं अब इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वी नो दैट कि हमने सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। हमने टेंसेस को पढ़ लिया है, हमने मॉडल्स पढ़ लिए हैं, हमने हैजेव पढ़ लिए। इसलिए अब मुझे ये नहीं बताना पड़े आपको कि कौन सा टेंस है। बस आपको दिक्कत कहाँ आनी चाहिए? यहाँ पर, मंगलवार को। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलूंगा मतलब मीट, तो आई विल मीट। और किससे मिलोगे? तुमसे को बोलते हैं यू। आई विल मीट यू। लेकिन कब मिलोगे भाई साहब? तो आपने कहा कि मंगलवार को मिलूंगा, तो आई विल मीट यू ऑन। यहाँ पर आपको दिन के पहले ऑन लगाना है और फिर आपको लिख देना है ट्यूसडे, क्योंकि आप मंगलवार को मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने दिन के पहले क्या लगा दिया? ऑन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर संडे आ जाए तो भी ऑन लगाना है? कोई सा भी दिन आ जाए भाई, चाहे संडे आ जाए, चाहे मंडे आ जाए, चाहे ट्यूसडे आ जाए, एनी डे यू कम थ्रू यू हैव टू पुट ऑन। जैसे आपको बोलना हो कि मैं संडे को ऑफिस नहीं जाता हूँ, तो आप बोलेंगे आई डू नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। आप चाहो तो बना भी सकते हो, आई डू नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। मैं संडे को ऑफिस नहीं जाता हूँ। क्या बोलोगे? आई डू नॉट गो ऑफिस ऑन संडे। अब जब भी किसी को क्विकली आंसर देते हो तब भी आपको ऑन लगाना है। जैसे आपने कहा क्यों तुम आप मुंबई कब जा रहे हो? तो आप बोलोगे ऑन दिस संडे। आपने क्या बोला? ऑन दिस संडे, इस संडे को जा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं बोलोगे सिर्फ संडे या दिस संडे, ऑन दिस संडे। अंडरस्टैंड? तो आप चाहो तो ऑन लगा सकते हो ऐसे भी। क्यों टेस्ट पेपर कब दोगे? ऑन मंडे। ऑन मंडे में सबमिट कर दूंगा। तो छोटी भाषा जो होती है, मतलब आप जब ना पर्क्स में जब आप इंग्लिश बोलते हो तब भी आप इस तरीके से ऑन लगा के बोल सकते हो। तो एक तो हमने एग्जांपल्स देखे कि ऑन का इस्तेमाल हम किसके पहले करते हैं? डेज़ के पहले करते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया कि डेज़ के पहले करते हैं।
ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगला इस्तेमाल होता है कि हम ऑन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डेट। डेट का मतलब क्या होता है, तारीख। तारीख के पहले भी हम करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेट। तारीख का मतलब क्या होता है, कोई सी भी तारीख, जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हैं। जैसे हमने कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th या 12th बोर्ड्स में होते हैं, उनमें अगर आप भी 10th और 12th पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 10th बोर्ड में एक ऐसे लिखने को आता है, ऐसे मतलब निबंध, एनी ग्रेट लीडर का। उस ऐसे में एक लाइन आती है, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन। तो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर के पहले हमने ऑन लगाया। तो आपने कभी सोचा कि 2 अक्टूबर के पहले ऑन क्यों लगाया, क्योंकि नियम क्या बोलता है, नियम ये बोलता है कि जब भी कोई डेट आ जाएगी, तारीख आ जाएगी, तो मुझे लगाना पड़ेगा ऑन। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखना है। जैसे मैं अपना जो बर्थडे है वो 15 मई को मनाता हूँ, तो मैंने एक वाक्य लिखा यहाँ पर कि मैं अपना जन्मदिन 15 मई को मनाता हूँ। मैं अपना जन्मदिन 15 मई को मनाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 15th ऑफ मई, या 15th मई भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने क्या लगा दिया है, ऑन लगाया है 15 मई को। तो 15 मई के पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑन लगा दिया है एंड लिटरली आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 15th ऑफ मई। जब भी आएगी आप विश कर देना, आई विल बी हैप्पी। कौन सा टेंस है, मनाता हूँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका सिंपल सेंटेंस है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। सेलिब्रेट करने का मतलब होता है मनाना, सेलिब्रेशन करना। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ ऑन 15th ऑफ मई। तारीख के पहले हमने क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। महीने के पहले नहीं लगा हुआ है, ये तारीख है, महीने की तारीख है, महीने के पहले तो इन लगता है। जैसे एक लाइन जो आपने पढ़ी होगी कि गांधी जी was born on 2 अक्टूबर, ये आपने पढ़ा होगा। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए। कोई सी भी डेट आ जाए, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26th ऑफ जनवरी, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया ऑन कब, 15th ऑफ अगस्त, इस तरीके से। तो आप कोई सा भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं, दैट विल बी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि हम डेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑन का कर देते हैं। अब जो अगला इसका जो रूल रहता है वो होता है गाइस, वो होता है कि कुछ फेस्टिवल्स के पहले भी लगाते हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन फेस्टिवल्स के पहले भी ऑन लगाया जाता है। फेस्टिवल्स क्या होते हैं, जैसे दिवाली होता है तो उनके पहले भी हम लगा देते हैं। तो फेस्टिवल्स के पहले कैसे, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं हर दिवाली पर मैं अपने घर जाता हूँ, अपने गांव जाता हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं हर दिवाली पर अपने गांव जाता हूँ। अब यहाँ पर चूंकि हर दिवाली पर ये वाला मुद्दा है, इसको लिए हम लगाएंगे ऑन। कौन सा टेंस है, टेंस पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट आई है, आई गो टू। अब यहाँ पर देखना, अपने गांव जाता हूँ, तो आई गो टू माई विलेज। ध्यान रखना है, हमेशा अपने का मतलब इस सब्जेक्ट से होता है। अगर अपना है तो यहाँ पर वी है तो अवर हो जाएगा, यहाँ पर मे है, आई है तो माई हो जाएगा। आई गो टू माई विलेज, आई गो टू माई विलेज। कब जाते हो, हर दिवाली पर। ऑन एवरी दिवाली, इस तरीके से ऑन एवरी दिवाली, मैं हर दिवाली को अपने घर जाता हूँ। क्या लिखा आपने, या क्या समझा, मैं हर दिवाली को अपने घर जाता हूँ। तो कोई सा भी फेस्टिवल आ जाए, ऑन क्रिसमस, ऑन रक्षाबंधन, मैं रक्षाबंधन को तुमसे मिलूँगा, आई विल मीट यू ऑन रक्षाबंधन। इस तरीके से मैं इस ईद पे तुम्हें मिलने आऊँगा, आई विल कम
टू मीट यू ऑन ईद। इस तरीके से आप बना सकते हैं, जो भी आप फेस्टिवल्स मनाते हैं उसके पहले आप ऑन लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। अभी थोड़ा सा आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो है सरफेस बताने के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सरफेस वाला। कौन सा? सरफेस। तो जब भी सरफेस अगर आपको दिखाना हो तो सरफेस के लिए आपको ऑन का इस्तेमाल करना होगा। किसके लिए? सरफेस के लिए। सरफेस क्या होता है? जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये मेरी पाम है, इसको हाथ नहीं बोलना है, बोलो सर तो हाथ है, नहीं, ये वाला हिस्सा पाम है। इस पाम पे मैंने ये मार्कर रखा, ठीक है। तो अगर आपको बताना हो कि मार्कर कहाँ है तो आप क्या बोलोगे? द मार्कर इज़ ऑन योर पाम, मतलब मेरी पाम पर है। कहने का मतलब ये है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टच में हो, मतलब पहली वस्तु दूसरी वस्तु के सरफेस पर हो और टिकी हुई हो, तब आपको ऑन लगाना है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई ये टेबल है, ठीक है, ये क्या है? ये टेबल है, और इस टेबल पर कुछ किताबें रखी हैं। क्या रखी हैं? कुछ किताबें, ये किताबें रखी हैं, ठीक है, ये किताबें अलग अलग किताबें रख दी है। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि किताबों की पोजीशन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बुक्स? ये बुक्स की पोजीशन क्या है? कहाँ पर है बुक्स? तो आप क्या बोलोगे? किताबें टेबल पर है। वाक्य क्या बनेगा आपका? कि जो किताबें हैं वो टेबल पर है, क्योंकि टेबल की सतह पर, सरफेस मतलब क्या होता है? सतह पर रखी हुई है। तो जहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के सतह पर होती है वहाँ पर हम ऑन लगाते हैं। तो किताबें, वाक्य क्या बोलेंगे हिंदी में? किताबें टेबल पर है। तो आप क्या बोलोगे कि द बुक्स आर कहाँ पर हैं? ऑन दी टेबल। द बुक्स आर ऑन दी टेबल, किताबें टेबल पर है। ऐसे हज़ारों वस्तुएं हो सकती हैं जो हज़ारों जगह पर रखी हो सकती है। जैसे कई बार आपका मोबाइल घूम जाता है तो आप कोई पूछते हो कि मोबाइल कहाँ पर है, तो कोई आपको बताता है कि मोबाइल टेबल पर है, मोबाइल टीवी पर है। किसी ने आपको बोला कि तुम्हारा मोबाइल टीवी पर है ना। टीवी जो होती है, पहले जो टीवी जो होती थे वो ना एक प्रकार की वाइड एंगल टीवी आती थी। अभी एलईडीज़ आती है, एलईडीज़ पर रख नहीं सकते हैं, तो यहाँ से ये एग्जांपल हटा देते हैं। तो मोबाइल कहीं और रखते हैं, जैसे हम बेड पर रख देते हैं। तो तुम्हारा मोबाइल बिस्तर पर है ना। तो यहाँ पर इस पर के लिए हम ऑन लगा देंगे, योर मोबाइल इज ऑन दी बेड। ठीक है, तो हज़ार एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे तुम्हारे गाल पर तिल है, जो तिल है तुम्हारे गाल पर, वो तिल कहाँ पर है? तुम्हारे गाल पर है। तो इसको बना के देखते हैं, इसको कैसे बनाओगे आप? मुझसे पहले बना के दिखाइए। तुम्हारे गाल पर तिल है, ये देर से बनेगा दोस्तों, चूंकि पर आ गया है तो ऑन लगेगा, क्योंकि एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है, गाल हमारा होता है, उस पर तिल होता है। तो तुम्हारे गाल पर तिल है, तो देयर इज अ मोल ऑन योर फेस। देखिए सेंटेंस क्या बना? देयर इज अ मोल। मोल का मतलब होता है तिल। मोल का मतलब क्या होता है? तिल होता है, इसलिए हमने लगाया देयर इज अ मोल ऑन योर फेस। तो इस तरीके से दोस्तों ये ऑन के एग्जाम्पल्स होते हैं। आप जहाँ पर भी आप बोले कि भाई कपड़े बेड पर हैं, झाड़ू फ्लोर पर हैं, वह कार पर है, वह छत पर है, पापा कहाँ है? तो पापा छत पर है। तो क्या बोलोगे? माय फादर इज़ ऑन द रूफ। क्या बोलोगे? ऑन द रूफ। इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रेपोजिशन भी देख लेते हैं। आई होप कि अब आपको ऑन का इस्तेमाल करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑन का इस्तेमाल 4 जगह किया जा रहा है। डे, डेट, फेस्टिवल और सरफेस बताने के लिए किया जाता है। चलिए लेट्स मूव
मूव ऑन, अभी हम आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं 8 वाला। कौन सा देखेंगे दोस्तों? 8 का एग्जाम्पल। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 8 का प्रयोग। 8 का मतलब भी बेसिकली पर ही होता है हिंदी के, अगर हिंट की बात करें तो। वैसे ऐसा दिमाग में मत याद कर लेना कि 8 मतलब पर होता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। कंडीशंस को याद रखना है कि किन किन कंडीशंस में हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन होती है क्लॉक के पहले या फिर टाइम बताने के लिए। ठीक है, जो समय आप बताते हैं उसके लिए आपको लगाना होता है, क्या लगाना होता है? 8 लगाना होता है। दोस्तों कई बार जब आपको आपका रूटीन पूछा जाता है तो आप बताते हो कि मैं 7 बजे उठता हूँ, मैं 8 बजे खाना खाता हूँ, 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, 10 बजे काम करता हूँ। तो ये जो बजे आ रहा है इसके पहले हमेशा 8 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कहा कि मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ मतलब जागता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये 5 बजे के लिए आप क्या लगाएंगे? देन यू विल से आई गेट अप। उठने को गेटअप भी बोलते हैं, उठने को वेकअप भी बोलते हैं। आई गेट अप एट 5 ओ क्लॉक लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप आई ये भी बोल सकते हो आई गेट अप एट 5, इस तरीके से। आपने कहा कि मैं 10:30 बजे ऑफिस जाता हूँ, या वह भी हो सकता है वह 10:30 को ऑफिस जाता है। ऑफिस मतलब कार्यालय, ऑफिस जाता है। वाक्य क्या बनेगा? ही गोज टू ऑफिस, ही गोज टू ऑफिस एट 10:30। आप चाहो तो PM, AM, मॉर्निंग, इवनिंग जो भी आपको लगाना है वो आप बेसिकली लगा सकते हैं, आपको जो लगाना है। तो ही गोज टू ऑफिस एट 10:30। तो यहाँ पर देखिए, आप एक बात आप नोटिस कर रहे हैं कि जितने भी टाइम, जब भी आप अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपनी बातों में अंग्रेजी बोलते समय जब टाइम का जिक्र करेंगे तो आपको बजे शब्द के लिए 8 लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट विल मेक योर इंग्लिश ईजी। तो ये हमारा इसके लिए हो गया। किसके लिए हो गया? इसके लिए, टाइम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस गो, let us go to the next point which is place। अब प्लेस के लिए भी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 8 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये प्लेस कौन सा होना चाहिए? ये स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए। यहाँ पर आप स्पेसिफिक लिख लीजिए, स्पेसिफिक प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई विशेष स्थान, जब भी किसी विशेष स्थान की बात करेंगे तब आपको 8 लगाना है। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि छोटा प्लेस, मतलब स्मॉल प्लेस भी बोल सकते हैं। छोटा प्लेस हो तब भी हमें क्या लगाना है? हमें 8 लगाना है। स्पेसिफिक प्लेस क्या होता है दोस्तों? जैसे मैंने कहा कि मान लो कि आप मुझे किसी शहर में ढूंढ रहे हैं, तो आपने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि मैं शहर में तो आगे लगे हूँ, तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं चौराहे पर खड़ा हूँ। तो आप चौराहे के पहले 8 लगाएंगे, क्योंकि उस एरिया में चौराहा, जो भी हम जिस चौराहे का नाम लेते हैं वो स्पेसिफिक प्लेस होता है। कि मैं ट्रेंगल स्क्वायर पर हूँ, मैं रिगल स्क्वायर पर हूँ, मैं मधुबन स्क्वायर पर हूँ। तो जहाँ पर भी एक चौराहे पर होते हैं, वो चौराहे का नाम होता है, वहाँ पर जब आप किसी को बुलाते हैं वो स्पेसिफिक बन जाता है। मान लो प्रोग्राम देखने आए हैं, तो आप ऑन द स्टेज तो बोल ही सकते हैं, आप एट द स्टेज भी बोल सकते हैं कि अरे यार कहाँ है तो आपने कहा कि मैं एट द स्टेज हूँ। तो ऐसे प्लेसेस के लिए हम लगाते हैं 8। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा कि मैं विजयनगर चौराहे पर हूँ, मैं विजय चौराहे पर हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर विजय चौराहा एक कोई लड़के का नाम नहीं है विजय, ध्यान रखना ये चौराहे का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोकेशन बता रहे हो तो आई एम एट द लगेगा। यहाँ पर आई एम एट दी विजय स्क्वायर। नाम अगर होता कोई तो 8 नहीं लगता, लेकिन द नहीं लगता, लेकिन चूंकि ये चौराहे का नाम है। जैसे आप कई बार ब्रिज पर होते हो, तो मान लो कि ब्रिज है और ब्रिज पर आपको लोकेशन दिखानी है, तो ऑन द ब्रिज नहीं बोलोगे, एट द ब्रिज बोलोगे, क्योंकि आप लोकेशन दिखा रहे हो कि आप कहाँ पर हो। जैसे आपने कहा कि आप कहाँ पर हो, आप रिसेप्शन पर हो, वह
रिसेप्शन पर खड़ी थी। इसका मतलब ये नहीं कोई रिसेप्शन की कोई टेबल है उसके ऊपर चढ़ गई थी, उसके आसपास खड़ी थी वो, तो इसको बोलना है। तो आप कैसे बोलोगे? शी वॉज स्टैंडिंग एट द रिसेप्शन, इस तरीके से। तो जब भी कोई स्पेसिफिक प्लेस आ जाएगा, आपने यहाँ पर जैसे यहाँ पर किसी चौराहे का नाम बताया तो ये स्पेसिफिक हो गया, आपने रिसेप्शन का नाम बताया ये स्पेसिफिक हो गया। तो इन सिचुएशंस में दोस्तों आपको एट का इस्तेमाल करना है। आई होप इट इज़ प्रिटी क्लियर। अब छोटा स्थान कौन सा होता है? जैसे कई बार हम बड़े स्थान के बाद छोटा स्थान बताते हैं, तब भी हमें क्या लगाना होता है? तब भी हमें एट लगाना होता है। जैसे आपने कहा कि मैं दिल्ली में चांदनी चौक पर रहता हूँ, दिल्ली में चांदनी चौक पर रहता हूँ, तो बड़ा प्लेस दिल्ली हो गया, उसके पहले इन लगाना, लेकिन छोटा प्लेस क्या हो गया? एट हो गया, चांदनी चौक। तो आपने एग्जाम्पल दिया कि मैं दिल्ली में चांदनी चौक पर रहता हूँ, मैं दिल्ली में चांदनी चौक पर रहता हूँ। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे दोस्तों, कैसे बोलोगे? तो यहाँ पर हमारे पास दो प्लेसेस हैं, पहले उनको नोटिस करते हैं। एक तो दिल्ली में और एक चांदनी चौक पर। तो बड़ा प्लेस कौन सा हो गया? ये बड़ा प्लेस हो गया, बिग प्लेस। ये कौन सा प्लेस हो गया? स्मॉल प्लेस हो गया। तो हमें क्या बताया गया है कि स्मॉल प्लेस के पहले आपको एट लगाना है, तो लगा देंगे। जब सेंटेंस बनाएंगे, आई लिव इन दिल्ली एट चांदनी चौक, मतलब चांदनी स्क्वायर। इस तरीके से, ठीक है। क्या बनाया आपने? आई लिव इन दिल्ली एट चांदनी चौक, मैं दिल्ली में चांदनी चौक पर रहता हूँ। अब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो भी आपको हमेशा कॉलोनी के पहले एट लगाना है, कभी इन नहीं लगाना है। जैसे आपने कहा कि मैं इंदौर में शर्मा कॉलोनी में रहता हूँ। शर्मा कॉलोनी में रहता हूँ। बनाइए इसे, कैसे कन्वर्ट करोगे? आई लिव इन इंदौर एट शर्मा कॉलोनी, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर। जब बड़ा प्लेस होगा तो इन लगाएंगे, छोटा प्लेस होगा तो आप क्या लगा देंगे? अब छोटे प्लेस के पहले एट लगा देंगे, ये इन और ये एट, ये इन और यहाँ पर ये एट और ये एट। आई होप द थिंग इज क्लियर। कॉलोनी, चौराहे, गलियों के नाम के आगे एट लगाया जाता है। चलिए, छोटे टाउन्स के पहले भी एट लगाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी स्किल में अच्छा होता है तो वहाँ पर अच्छा या बुरा बताने के लिए भी दोस्तों हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको कि कोई भी स्किल्स हो, स्किल्स का मतलब होता है कोई कला हो सकता है, ठीक है। किसी को कोई काम अच्छे से आता है उसके पहले हम एट लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी समझ में आएगा आपको। वह अंग्रेजी में अच्छा है, यहां पर देखो इस मे के लिए हम एट लगाएंगे। ही इज गुड एट इंग्लिश। क्या बोला आपने? ही इज गुड एट इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चूंकि वो अंग्रेजी विषय में अच्छा है इसलिए आपने गुड एट का कॉम्बिनेशन चलता है, आपने एट लगा दी। हिंदी में यहाँ पे मे लिखा है, ऐसा नहीं कि ही इज गुड इन इंग्लिश, मैं को इन नहीं लगाना है, हर जगह मैं के लिए इन नहीं लगता। यही तो प्रेपोजिशन है कि हम मैं देख के लगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ही इज गुड एट इंग्लिश, वह अंग्रेजी में अच्छा है। जैसे कोई क्रिकेट में अच्छा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वह क्रिकेट में अच्छा है। तो आप क्या बोलोगे दोस्तों?
अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर सेम टू सेम सेंटेंस बनेगा, बस गुड एट क्रिकेट हो जाएगा कि ही इज गुड एट क्रिकेट। ठीक है, लेकिन बुरा भी हो सकता है, तो बुरे के लिए बैड तो भी 80 लगाना है। जैसे मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ लेकिन हिंदी में कमज़ोर हूँ या बुरा हूँ, तो आई एम गुड एट इंग्लिश बट बैड एट हिंदी। समझ में, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई होप तो जो भी कलाएं होती, जैसे कोई आर्चरी में अच्छा है, कोई खेती बाड़ी में अच्छा है, तो ही इज़ गुड एट फार्मिंग, माई फादर इज़ गुड एट फार्मिंग। इस तरीके से कोई जो भी काम करता है, कोई कैलकुलेशन में अच्छा है, कोई झाड़ू लगाने में अच्छा है, कोई क्लीनिंग में अच्छा है, कोई ड्राइविंग में अच्छा है, सबके पहले आपको 8 लगाना है। ध्यान रखना, अरे तेरा भाई तो ड्राइविंग में बहुत बढ़िया है, योर ब्रदर इज़ गुड एट ड्राइविंग। समझ में आया? आई होप द थिंग इज़ वेरी मच क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। स्किल भी हमारा हो गया। अब जो दिन के कुछ हिस्से होते हैं ना, उनके लिए भी दोस्तों हम लगाते हैं ऐट का इस्तेमाल। तो यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे, तो यहाँ पर हैशटैग लगा के पॉइंट डाला कि जैसे एक तो नून होता है, नून, या फिर हम पहले नाइट की बात करते हैं। नाइट और नून, इन दोनों के पहले हमेशा ऐट लगाया जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग के पहले इन आता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, लेकिन नून और 8 के पहले, सॉरी नाइट और नून के पहले क्या आता है? 8 आता है। जैसे मैं तुम्हें रात में कॉल करूँगा, मैं तुम्हें रात में कॉल करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं तुम्हें रात में कॉल करूँगा, तो कैसे बताएंगे? आई विल कॉल यू। कब? रात में। 8 नाइट होता है भाई साहब, ध्यान रखना, इन द नाइट मत बोल देना, एट नाइट। मैं तुम्हें रात में कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू एट नाइट। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नून का एग्जाम्पल देखते हैं। वह दोपहर में चाय पीता है। मुझे पिता की स्पेलिंग नहीं पता है, हो सकता है ये वाला पीता आता है, पीता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? ही टेक्स टी एट नून, ही टेक्स टी एट नून, इस तरीके से। ठीक है, मैं दोपहर में सो जाता हूँ, आई स्लीप एट नून। क्या बोलोगे? आई स्लीप एट नून, मैं दोपहर में सो जाता हूँ। इस तरीके से हम नाइट और नून के पहले क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉस्ट के पहले भी बेसिकली दोस्तों हम क्या लगाते हैं? तो कॉस्ट के पहले भी हम लगाते हैं, जब किसी का प्राइस बताना हो, कॉस्ट बताना, तब भी हम 8 लगाते हैं। तो हम यहाँ पे हैशटैग लगा लेंगे कि जितनी भी कॉस्ट, या फिर ब्रैकेट में बोलेंगे प्राइस, जब भी किसी वस्तु की आपको प्राइस बतानी हो, लागत बतानी हो, तब आप जो है 8 लगाएंगे। जैसे आपने कहा कि मैं इस पेन को 5 रुपये में आपको दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इस पेन को 5 रुपये पर, ये 5 रुपये में आपको दे सकता हूँ। क्या बोला आपने? कि मैं इस पेन को 5 रुपये में आपको दे सकता हूँ। तो कैसे बनाएंगे? आई कैन गिव यू दिस पेन। ये तो वाक्य बन गया, कौन सा? मॉडल का, कैन का। आई कैन गिव यू दिस पेन, पर कितने में? 85 रुपीज़, 5 रुपये में 85 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली बात है कि आपने कॉस्ट, लागत या प्राइस बताने के लिए आपने ऐट का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो मोबाइल तुम्हें कितने में मिल रहा है? तो वो मोबाइल, मुझे वीवो का मोबाइल 20,000 में मिल रहा है, तो आई एम गेटिंग वीवो मोबाइल 820,000 रुपीज़। ये घड़ी कितने की है, या ये घड़ी में कितने में बेच सकते हो? तो आई विल सेंड दिस वॉच, आई विल सेंड दिस वॉच 85,000 रुपीज़। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि आप कोई चीज़ कितने में बेचोगे। तो आई होप द कंसेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि
प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो आज हमने प्रेपोजिशन क्या होता है ये समझा, फिर हमने समझा कि व्हाट डू यू कॉल इट, कि प्रेपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने 2 प्रेपोजिशंस आज समझे, एट और ऑन। मुझे पता है कि आपको बहुत सारे प्रेपोजिशंस पढ़ने हैं। अगले सेशन से हम 5 से 7 प्रेपोजिशंस एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आज मुझे आपको बेसिक भी बताना था, इसलिए मैंने आपको 2 ही प्रेपोजिशंस पढ़ाए। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको मास्टरडी ऐप पर प्रैक्टिस में जाएंगे, नोट्स पर, तो वहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस हम नोट्स वाले सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। चाहो तो आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि नोट्स कहाँ है तो कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर आपको दिया है। और दूसरा, प्रैक्टिस शीट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो प्रैक्टिस शीट्स भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आई होप द कंसेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये कंप्लीटली आज का सेशन था। ध्यान रखना है, प्रेपोजिशंस को थोड़ा प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आप एक पर्टिकुलर वाक्य लेके उसमें जानबूझकर वो वाले वर्ड्स डालेंगे। जैसे ऐट का इस्तेमाल करना है तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि स्किल के पहले हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोल के देखो ना कि भाई वह धनुर्विद्या में अच्छा है। धनुर्विद्या मतलब आर्चरी, तो ही इज़ गुड एट धनुर्विद्या मतलब आर्चरी, तो ही इज़ गुड एट आर्चरी। और उसकी राइटिंग बहुत बढ़िया है, वो राइटिंग में बहुत सुपर्ब है, तो शी इज़ गुड एट राइटिंग। लड़कियों की राइटिंग अधिकतर अच्छी होती है, तो शी इज़ गुड एट राइटिंग। मेरी माँ कुकिंग में बहुत बढ़िया है, अरे वाह यार, योर मॉम इज़ गुड एट कुकिंग, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा। जब भी नेक्स्ट टाइम आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको याद रहेगा कि मुझे कौन से वर्ड के पहले कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है। सो आई होप आपको ये जो आज की क्लास है ये आपको ज़रूर समझ में आई होगी। टाइम हो चला है, नोट्स को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और स्टोरी राइटिंग जल्दी आपको और सिखाऊंगा आगे मैं। तो स्टोरी राइटिंग से बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि एक साथ जब सारे टॉपिक्स का रिवीजन आपका होगा तो यू विल गेट मच बेटर। इसके अलावा आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आप जितने भी बाकी वोकैबलरी अगर आपको इंक्रीज़ करना हो तो वोकैबलरी के लिए हमारा स्पेशल एक वोकैबलरी किट आता है, कोर्स आता है, मास्टरडी ऐप पर अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ है, 5000 से ज़्यादा वर्ड्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश बुक खरीदनी है तो मास्टरडी की बुक खरीदिए, बहुत प्यारे नोट्स बना बना के आपको दिए हैं। अगर आपको डेली यूज सेंटेंसेस कि भाई डे टू डे लाइफ में कौन से सेंटेंसेस बोले जाते हैं, अगर आपको ये सीखना हो तो उसके लिए भी हमने वहाँ पर एक टेस्ट फॉर्म में बना रखे हैं कोर्स, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। अभी मिलेंगे अगली क्लास में।